अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हुकूमत 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से इक़दाम कर रही है। ये जो आइनी तरमीम है ये अदलिया के हवाले से है और इस वक्त जो फोकस है वो है कि मुल्क में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी एक अदालत बनाई जाए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और उस हवाले से आइनी तरमीम जो है वो उस पर काम जारी है, कंसल्टेशन हो रही है। तो उस हवाले से हम देख रहे हैं कि वकला भी रेजिस्ट कर रहे हैं। वो कि पाकिस्तान बार कौंसिल को हुकूमत ने मैनेज किया हुआ है, लेकिन बहुत से वकील जो प्रोफेशनल वकील हैं वो स्ट्रांगली इसको कंडेम कर रहे हैं, हुकूमत की मूव को रिजेक्ट कर रहे हैं और मुख्तलिफ कन्वेंशन का इनेकाद हो रहा है। जैसे कि आपने देखा कि सबसे पहले कन्वेंशन जो है वो लाहौर में हुआ, लाहौर हाई कोर्ट बार ने किया, फिर पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया, अभी कल परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया। अभी इतलात ये हैं कि सिंध बार कौंसिल में भी कुछ लोग मुतहरक हैं कि वहाँ भी सोमवार को कन्वेंशन का इनेकाद हो। गो कि वहाँ पीपल्स पार्टी के भी बहुत वकील हैं सिंध बार कौंसिल में, और उस हवाले से तरदीद भी आई हुई थी कि आइनी तरमीम ठीक है, लेकिन अब देखना है कि क्या सिंध में भी जो कन्वेंशन हो पाता है या नहीं। लेकिन ये है कि कुछ लोग हैं तो मेरा ख्याल है कि कन्वेंशन तो हो जाएगा। तो इससे आप देख रहे होंगे कि इस वक्त हुकूमत जो जो ये आइनी तरमीम पे जो वो वर्क अपना कंप्लीट कर रही है, उतना ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन वकीलों की तरफ से आ रहा है। और वकील जो है वो, जैसे मैंने बताया कि वो मुख्तलिफ कन्वेंशन में जो उनकी तकारीर हैं वो भी सामने हैं, और उसमें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन किया जा रहा है कि वो असल इसके पीछे हैं इस पूरे प्लान के, न कि ये गो के पीपल्स पार्टी ओनरशिप ले रही है कि ये हमारा आइडिया है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ था और इस वजह से हम जो है वो आइनी तरमीम ला के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ये बाज़ाहिर ये लग रहा है कि ये हुकूमत जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका भी ज़ाहिर बात है ख्वाहिश है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ हुई। लेकिन अब इतलात ये हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी जो करीबी लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट के, मैं ये कहूँगा कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर तो हमें नहीं पता, वो अब इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि जुडिशरी के साथ कंसल्टेशन जो वो रिकन्सिलेटरी रोल रखना चाहिए और एक कन्फ्रंटेशन की फ़िज़ा ख़त्म होनी चाहिए। और ये जो पॉलिसी थी ये माजी की पॉलिसी होगी, अब नई पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि एक अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो है वो इस वक्त अगर ये एक नया महाज यानी खड़ा होता है, इसमें वकील चार जो यंग वकील हैं और वो इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ यानी कर रहे हैं, और वो और भी इकदाम करेंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट को जहाँ और बहुत से महाज पे लड़ने का यानी मसला हो रहा है या लड़ा जा रहा है, सरहदों पे भी, पीटीआई के हवाले से भी, अब नया जो अदालत पे भी एक फ्रंट खोल दिया जाए और जजेस सुपीरियर जुडिशरी के और वकला वो मुखालिफ हो जाएंगे, तो ये भी बड़ा मसला होगा। तो इस वजह से ये बात की जा रही है कि एक सेक्शन की तरफ से जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के कई करीब लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें जो है वो मिल बैठ के चीज़ें करनी चाहिए, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मैंने इससे पहले अपनी वीडियो में भी कहा कि कुछ मुस्बत जो है वो पेशरफ्त की बात हो रही है। अब ये मालूम नहीं कि क्या पेशरफ्त है। कल बरोज़ हमने देखा मंगल को जो है वो पीएम हाउस में भी बड़ा लंबा एक टाइम के लिए इजलास हुआ। अब देखने हैं कि उसमें क्या हुआ, किस तरह हुआ। अगर ये बात हो रही है कि जी आइनी जो अमेंडमेंट है, सबको मालूम है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फैसल नहीं है तो ये अमेंडमेंट सस्टेन कर पाएगी या नहीं। काजी फैसल साहब ने तो चला लेना था जो भी मामला, लेकिन दूसरे जजेस के लिए मसला भी है कि जज जो है वो उसको मैनेज कर पाए। तो ये इस वक्त बात हो रही है कि जी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो कैसे वर्क करेगी, किस तरह। तो इस पे जैसे अगर एस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ खींचती है और वो इसमें, और नून लीग भी आप देख रहे होंगे कि पहली दफ़ा फेलियर हुआ तो उसके बाद नून लीग ने इंटरेस्ट कम लिया और बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त लीड ले रहे हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जी ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में थी और ये हमारा बिल्कुल जी हमने 2005 से रह गया। अब ठीक है आपकी मतलब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की इम्प्लीमेंटेशन का, लेकिन हर जो मैनिफेस्टो आता है इलेक्शन में, क्या उसमें पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बात थी कि हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे? उस तरह की नहीं थी।
और सबको मालूम है कि ये जो जजेस हैं ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का मकसद क्या है। पेंडेंसी है तो पेंडेंसी आप ये कर दें कि और भी कई लोग शामिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कि कई जो हैं वो आप यानी जज और बीच में ला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये बात नहीं है कि पेंडेंसी मामला है। तो अब ये जो विद इन हुकूमत के अंदर जो एक सेक्शन बात कर रहा है कि हमें रिकन्सिलेशन और जजेस से माजराई नहीं करनी, क्योंकि ये अगर आगे से वकला में भी यानी अगर इसमें रवैया सख्त हो गया, जुडिशरी के अंदर से भी सुपीरियर जुडिशरी थी, और बहुत से लोग जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कहते हैं कि अगर उनको तो इग्नोर किया गया तो पंजाब में भी जुडिशरी लोअर जुडिशरी है वही हड़ताल पे चली जाए, क्योंकि मंसूर अली शाह का जो कैलिबर स्ट्रेचर है लीगल फ्रेटर्निटी में वो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरी आज एक हुकूमती जो वो सीनियर ऑफिशियल से बात हो रही थी, तो वो ये एडमिट कर रहे थे कि अगले 10 साल और पिछले 10 साल में भी जस्टिस मंसूर अली शाह के कैलिबर का चीफ जस्टिस नहीं आया जो रिफॉर्म पे फोकस करे, जो जुडिशियल रिफॉर्म विद इन इंस्टीट्यूशन जो है बेहतरी लाए। और उनका यही है कि विद इन इंस्टीट्यूशन को मैं कुछ करके जाऊँ। तो अब क्या जो है ये जो मुस्बत तब्दीली मैं कह रहा हूँ कि पेशरफ्त हुई है, वो क्या हुई है कि प्लान ही गिव अप हो गया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का, या ये बनेगी और मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के या अफरीदी साहब बनेंगे। खबरें ये हैं कि अमीनुद्दीन खान साहब ना लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं, उनके लिए मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें चलाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, उसके बाद अगर जमाल मंदोखेल साहब, उनके मेरे ख्याल है भाई है, कोई एक सेनेटर भी है नून लीग के, तो जमाल मंदोखेल साहब एक अच्छी चॉइस है, वो चीज़ों को चला सकते हैं, लेकिन वो भी कई दफ़ा जज्बाती तो हो जाते हैं। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जैसे काजी फैसा के जाने बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को चलाना भी है, ये कैसे चलेगी, ये मामला ये भी बड़ा है। तो इसी वजह से काजी फैसा साहब के मामले में तो मौलाना फजल रहमान स्टैंड ले चुके हैं कि नहीं वो नहीं होंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान 2003 की एपिसोड जो है वो दोबारा चला रहे हैं वही, और वो ये था कि उस वक्त इन्होंने जनरल मुशर्रफ के साथ एक आईनी तरमीम की थी और उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी उस वक्त की MMA को आया था मौलाना फजल रहमान साहब। और उसमें ये हुआ था कि मुशर्रफ को मेरा ख्याल है कि वर्दी की इजाज़त दे दी गई थी और ये कह दिया गया था कि जी जो एज है जजेस की सुप्रीम कोर्ट की वो 68 से फिर 65 कर दी गई, और उसमें शेख रियाज गालिबन वो इफेक्ट हो गए थे और उनको घर जाना पड़ा। तो वहाँ शेख रियाज को मौलाना फजल रहमान ने भेजा और अमेंडमेंट की। यहाँ मुझे लगता है कि काजी फैसल साहब को वो भेज के अमेंडमेंट का करेंगे। तो ये जैसे मैंने बताया कि इसका अब कितना असर हुकूमत के अंदर जो है वो तब्दीली, एक तो बात यह है कि आईनी तरमीम अब ये SCO कॉन्फ्रेंस के बाद होगी, और एक दिन जो है जितना गुजर रहा है उतना हुकूमत की पोजीशन कमज़ोर हो रही है, हुकूमत पैनिक में है। जस्टिस काजी फैसा के दिन कम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फैसा भी अब ये रियलाइज़ कर चुके होंगे कि किस किस चीज़ के लिए मैंने इस निज़ाम के लिए कुछ नहीं की यानी किया है। 13 जनवरी से लेके रिकाउंटिंग से लेके 63A में जजमेंट को रिवर्स करने का टाइम जिसमें आपने जो है वो अलाउ कर दिया है कि जो लॉ मेकर किसी जमात के तोड़ के उधर वोट डाले जा सकते हैं। अब ये है कि जस्टिस काजी फैसल ने जो फैसला दिया उसके बाद कोर्सिव एक्शन भी शुरू हो गए। कुछ MNAs PTI के उनकी इतलात हैं कि उनके घरों में छापे या उनके लोगों को उठाया जा रहा है, तो ये बात भी हो रही है। मेरा ख्याल है कि ये इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को भी देखना है कि अगर आपने लानी भी है अमेंडमेंट तो कोई उसमें PTI से बात करें, अब नेक्स्ट जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है, या आप वेट करें बजाय इसके कि आप लोगों को कोरेक्टिव एक्शन यानी सख्त एक्शन ले के मजबूर करें और उनसे आईनी तरमीम का वोट लें, ये मुनासिब नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि इस हवाले से जो जुडिशल पैकेज आ रहा है, कुछ इतला यानी ये आज बताया जा रहा है कि सारे हाई कोर्ट में पिटीशन दायर होने वाली है, मुख्तलिफ पिटीशनर हैं। जैसे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कोयटा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर होंगे, कराची सिंध हाई कोर्ट में जो है वो गालिबन बरिस्टर सलाउद्दीन होंगे। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में भी पिटिशनर हैं और बाकायदा उनकी लीगल टीम भी है, ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है, और वो यही है कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट से रुजू किया जाए और उनसे किया जाए कि ये जो प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आने जा रही है
इसके लिए कोई पब्लिक कंसल्टेशन नहीं की गई। और ये रूल्स में भी लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हवाले से पब्लिक से राय ली जाए। 18वीं तरमीम की में भी यही राय ली गई थी। तो पीपल कंसल्टेशन के लिए सदा ये है कि इसको मामले को यानी डिले किया जाए जुडिशल पैकेज। तो अब देखते हैं कि ये जो पिटीशन 5 गई हैं, बड़ी एक नई डेवलपमेंट है, ज़ाहिर बात है इस पर ख़बर चलेगी। अब 5 हाई कोर्ट में मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो पोजीशन है, जो चीफ जस्टिस बड़े मैटर करते हैं, तो इन चीफ जस्टिस जो 5 हैं इनमें बड़ा कम चांसेस हैं कि ये पिटीशन यानी इन पे कोई फ़ायदा यानी कोई रिलीफ मिले। हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसे देखते हैं कि जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस हैं, चलाना केस तो उन्होंने लगाना है, अपने पास लगा लेंगे, डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जजेस उनके सोच के हामी नहीं है। इसी तरह मुख्तलिफ हाई कोर्ट में तो ये इस वक्त सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कि ये पिटीशन जो है ये अच्छी ड्राफ्ट की है। मुख्तलिफ ममालिक का जिक्र है कि उस वहाँ जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट और उनकी किस तरह बनाएगी, साउथ अफ्रीका का जिक्र है। तो अब देखते हैं कि क्या जो है वो ये पिटीशन जो है वो इस पर इतराज़ लगते हैं, जल्दी फिक्स होती है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये कब यानी ये जो है वो फिक्स होगी, या इस पर इतराज़ लगते हैं तो फिर कितना मामला होगा और बेंच कौन सा होगा असल मामला। तो और कोई इसका असर इन पिटीशन का होगा कि नहीं, एक कम से कम डिबेट शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो मे बी ये पिटीशन हो या ना हो कि आमिर फारूक साहब, क्योंकि सारा चीफ जस्टिस है, हालांकि यहाँ तो कमेटी नहीं है, हाई कोर्ट में होनी चाहिए जैसा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी। अब तो खैर उसमें भी तब्दीली आ गई है, चीफ जस्टिस को स्ट्रेंथन किया गया, लेकिन कम से कम कमेटी अवेलेबल है। यहाँ जो है वो चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ रोस्टर हाई कोर्ट में है, तो वो केस लगाएगा तो किसके पास लगाएगा, ये है। तो सारे हाई कोर्ट में ये पिटीशन है, देखते हैं कि किस तरफ ये यानी जब ये आएगी तो कैसे इसको एंटरटेन किया जाएगा। दूसरा जो एक अहम केस आज लगा हुआ है वो एक मुख्तार अहमद थे पिटिशनर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था कि जी मुझे स्टाफ की डिटेल दी जाए। तो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का आर्डर था तो नहीं माना गया, फिर उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। तो और वो ये कहा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चैलेंज हुआ हाई कोर्ट में। मजे की बात है कि ये गुलजार साहब का गलबन या उमर बंदयाल साहब का टाइम था, तो वो वहाँ यही था कि जी यानी ये आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं इनमें इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बार है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में आया मामला, तो जस्टिस काजी फैसल की सरबराही ने इस मामले को देखा, तो उन्होंने यही किया कि यानी 19A के तहत हम सुप्रीम कोर्ट पाबंद है कि कोई इन्फॉर्मेशन मांगे तो ठीक, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो एक्ट 2017 है उसका लागू इतलाक कोई इंडोर्समेंट नहीं की। अब मुख्तार अहमद साहब ने रिव्यू फाइल किया कि जी ठीक है, वो सारी मुझे रिलीफ भी मिल गया, मुझे स्टाफ की डिटेल भी मिल गई, लेकिन असल मामला ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पे इलेक्शन एक्ट इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 अप्लाई होता है या नहीं। वो कहते हैं होता है। अब ये मामला है कि क्या जो है वो इंफॉर्मेशन एक्ट अप्लाई होता है या नहीं। एक अब सुप्रीम कोर्ट के लिए भी हम देखते हैं कि इस वक्त आर्डीनेंस पे सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल वर्किंग चल रही है, तो एक एक्ट क्यों नहीं लागू होता सुप्रीम कोर्ट पे। मेरा ख्याल है कि एक्ट की तो ज़्यादा है कि अगर आर्डीनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट में कमेटी चेंज होगी तो इन्फॉर्मेशन एक्ट 2017 में क्या मसला है कि वो जी अप्लाई नहीं होता सुप्रीम कोर्ट पे। तो अब ये रिव्यू है, देखते हैं। आज जस्टिस काजी फैसल के पास ये लगा हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई यानी मे बी बात हो कि जी एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे भी है, लेकिन पहले यही बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है। देखें आज क्या होता है इस केस में, लेकिन ये बड़ा अहम केस है। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।